वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके 2 पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसी का आज हम थर्ड पार्ट जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और इससे पहले हमने एस्टेट इकोनॉमिक्स के भी बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। ये सभी क्वेश्चन पेपर एक दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारी हेल्प करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का केवीएस का क्वेश्चन पेपर है, जिसका आज हम 51 क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसमें क्या बोला गया है, एज पर 2011 सेंसेक्स रिपोर्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी with highest literacy rate 93.91% कि 2011 का जो सेंसेक्स रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है लिटरेसी रेट 93.91% है, उस स्टेट का नाम बताओ या उस यूनियन टेरिटरी का नाम हमसे पूछा है। ऑप्शन हमें दिया गया है, फर्स्ट लक्षद्वीप, सेकंड ऑप्शन में केरला, थर्ड ऑप्शन गोवा एंड फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट जो केरल स्टेट है, उसमें जो लिटरेसी की जो रेट है 93.91%, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें केरल में मिलता है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो फिर हमारा आंसर आएगा लक्षद्वीप आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है लिटरेसी की जो रेट है 92.28% है। लेकिन अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरल के अंदर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एपेक्स बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन दिस ईयर। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कब जो है नेशनलाइज हुआ, उसका ईयर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 1942 के अंदर, नहीं सॉरी 45 के अंदर, सेकंड ऑप्शन में 1930, 1949, 1950। अब हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनलाइज हुआ था 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कब वो स्टैब्लिशमेंट हुआ, अब हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1935 है, और एक एक्ट बनाया गया था, वो एक्ट था 1934 एक्ट के तहत 1935 में क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था सिर्फ नेशनलाइज ईयर की, राष्ट्रीयकरण कब किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन से या फिर हम कह सकते हैं जो तेज़ी आती है कीमतों के प्राइस में, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है गवर्नमेंट पेंशनर, कि गवर्नमेंट से जो पेंशन लेते हैं उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, या सेविंग बैंक होल्डर, कि बैंक जिनके सेविंग अकाउंट है बैंक में उनको फ़ायदा होता है। थर्ड ऑप्शन में बोला है डेटर्स को फ़ायदा होता है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है क्रेडिटर्स। इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, डेटर्स को होता है। कैसे, मान लो डेटर्स वो होते हैं जिन्हें किसी का पैसा देना होता है, ठीक है। अगर मान लो ए पर्सन ने क्या किया, बी पर्सन को पैसे उधार दिए, कितने पैसे उधार दिए, मान लीजिए उन्होंने दिए 500 रुपीज़ उधार दिए, ठीक है। उस टाइम इन्फ्लेशन की जो रेट चल रही थी या प्राइसेस, मान लो एक कमोडिटी वो परचेज करता है जिसका प्राइस क्या चल रहा था, 2 रुपीज़ चल रहा था। अगर ये क्या करता है, ए पर्सन बी पर्सन को उधार नहीं देता, तो इस 500 रुपीज़ से 2 रुपये के रेट के हिसाब से वो कितनी कमोडिटी खरीद लेता, वो खरीद लेता 250 कमोडिटी खरीद लेता, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। अब कल को क्या है, बी को क्या करना है, ए को पैसा वापस करना है।
अब कल को हो जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने की वजह से जो ए पर्सन ने पैसा दिया था उसकी मॉनेटरी वैल्यू पड़ जाती है कम। ऐसे में क्या होता है, वो कम वस्तुएं जो है उससे खरीदेगा। कल को ये बी पर्सन ए पर्सन के पास कितना पैसा वापस लेके आएगा, वही 500 रुपीज़। लेकिन पहले मान लो कमोडिटी का प्राइस था 2 रुपये, अब वही कमोडिटी अगर हमें खरीदनी है तो उसका प्राइस है 5 रुपीज़। अगर ए पर्सन को वही कमोडिटी खरीदनी थी उस पैसे से, अब प्राइस हो जाता है कितना, 5 रुपीज़ प्राइस हो जाता है। तो प्राइस बढ़ा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, जिसको किसी का पैसा देना होता है। डेटर्स को तो फ़ायदा होता है, लेकिन क्रेडिटर जिसके पास पैसा आएगा उसको लॉस होता है। क्योंकि आपने अभी देखा, पहले अगर वो उसको पैसा उधार ना देता तो 250 कमोडिटी वो खरीद सकता था, लेकिन अब वो उन्हीं पैसों में कितनी कमोडिटी खरीद सकता है, 100 कमोडिटी जो है खरीद सकता है। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो डेटर्स को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इंडियन रुपीज़ हैज़ गोट्स इट्स सिंबल रूपी। ये बोला गया है इंडियन रुपी में हम ये रुपी का जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये जो सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया था। ठीक है, हमसे उस पर्सन का नाम पूछा है और ऑप्शन में हमें दिया है राकेश कुमार, उदय कुमार, हितेश और साइबिन के। अब ये वाला जो ये रुपीज़ का जो सिंबल है वो किसने डिज़ाइन किया था, वो उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, उदय कुमार कौन थे, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट थे। कहाँ के, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने की थी कहाँ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया था, एक कंपटीशन में पार्ट लिया था और वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इंडियन रुपी का जो सिंबल है वो उन्होंने डिज़ाइन करके दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदय कुमार जो है, कुमार जो है इसका राइट आंसर, उदय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स, कि इंडिया के अंदर अगर कीमतों में होने वाली वृद्धि को आपको मापना है तो आप कौन से इंडेक्स का यूज़ करोगे। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन में बोला है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन में बोला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमें पता है दो इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, एक हम यूज़ करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जो प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, जो वेटेज दी जाती है, उसमें सिर्फ हम गुड्स को शामिल करते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सभी गुड्स को और सभी की सभी सर्विसेज को शामिल करते हैं। और जब हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं, इन्फ्लेशन को मेज़र करते समय हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो सिर्फ गुड्स को शामिल किया जाएगा, इकोनॉमी में जो भी सर्विस होती है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो उसमें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं, उससे मेज़र करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर तो हो गया कि ऑप्शन नंबर बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को मेज़र करता है राइट आंसर है। लेकिन अगर हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन तैयार करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। और इसका जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, अगर हम बेस ईयर की बात करें तो 2012 जो है इसका बेस ईयर है। तो हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए कि किस तरीके से अगर वो बेस ईयर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम तब भी बता देंगे, या फिर वो इन्फ्लेशन किससे मेज़र करते हैं तब भी बता देंगे, या फिर वो ये क्वेश्चन करे कि किसके अंदर गुड्स और सर्विस दोनों को ही शामिल किया जाता है मेज़र करने के लिए, तो वो भी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमें कोशिश ये करनी है कि एक क्वेश्चन से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन समझें।
अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ आरबीआई आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ श्री वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी की रिटायरमेंट के बाद आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? हमसे ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर इंद्र रंगाराजन, डॉक्टर दिलीप सांघवी, मिस्टर डी सुब्बाराव, डॉक्टर विजय एल केलकर। अब यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें नेम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, वाई.वी. रेड्डी के बाद जो मिस्टर डी सुब्बाराव है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो वाई.वी. रेड्डी हैं वो कौन से आरबीआई के गवर्नर थे। तो वाई.वी. रेड्डी आरबीआई के 21 जो है गवर्नर थे। उसके बाद ये मिस्टर डी सुब्बाराव जो हैं वो आरबीआई के कौन से गवर्नर हुए? 22 गवर्नर आरबीआई के मिस्टर डी सुब्बाराव है। इस क्वेश्चन से भी हमने दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 5-year प्लान इन इंडिया फाइनली अप्रूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, जो प्लानिंग की जाती थी प्लानिंग कमीशन द्वारा, अब ये कहा गया है कि उनको अप्रूवल कौन देती है, कौन सी बॉडी है जो उनको अप्रूवल देती है। ऑप्शन में क्या बोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, सेकंड ऑप्शन यूनियन कैबिनेट, थर्ड ऑप्शन है पार्लियामेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो 5-year प्लान बनाए जाते हैं उनको अप्रूवल देने का काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का है और जिसके हेड कौन होते हैं? जिसके हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये एक ऐसी बॉडी है जो 5-year प्लान बनता है उसको अप्रूवल देती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अब प्रेजेंट की बात करें, अब प्लानिंग कमीशन हमारा खत्म हो गया है, उसका प्लेस किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो द डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। क्या कहा गया है कि उस एक्टिविटी को या उस चीज़ को क्या कहा जाएगा जब हम क्या करते हैं, फॉरेन मार्केट के अंदर किसी कमोडिटी को सस्ता बेचते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या करते हैं, हम उस चीज़ को महंगा बेचते हैं। तो ये वाली सिचुएशन को क्या कहा जाता है, हमसे ये पूछा है। ऑप्शन में बोला है डिप्लोमेसी, सेकंड ऑप्शन में बोला है डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड ऑप्शन में बोला है डंपिंग, डंपिंग मतलब राशि पतन, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है डबल प्राइसिंग मतलब दुगनी कीमत। अब हमें ये पता है कि जब हम क्या करते हैं, फॉरेन विदेशी बाजार में जब वस्तु को कम कीमत पर बेचते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में उसको महंगा बेचते हैं, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये डंपिंग की होती है। ऐसा कंट्रीज़ क्यों करती है? ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन जो है उसको मेंटेन रख सके, इसलिए ये एक्टिविटी की जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि फॉरेन मार्केट में सस्ता बेचना और डोमेस्टिक मार्केट में महंगा बेचना, ये वाली एक्टिविटी डंपिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस 1 kg राइस फॉर 1 rupee स्कीम एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कंट्री। कि 1 rupees में 1 kg राइस आपको मिलेगा, ये वाली एक स्कीम है। ये स्कीम जो है हमारी कंट्री के अंदर किस स्टेट में सबसे पहले जो है लागू की गई है? ऑप्शन बोला गया है वेस्ट बंगाल, सेकंड ऑप्शन बोला है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन में बोला है बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है उसके अंदर इसको जो है लागू किया गया है कि 1 rupees में 1 kg जो चावल है वो मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक एट प्रेजेंट। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एट प्रेजेंट के अंदर सबसे बड़ा कमर्शियल जो बैंक है वो कौन सा है? एट प्रेजेंट में इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि कमर्शियल है वो कौन सा है? ऑप्शन हमें क्या दिए गए हैं? ऑप्शन में बोला गया है IDBI,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक। अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक जो है वो क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा इंडिया में लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक है एट प्रेजेंट। लेकिन अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर का ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक इसका नाम पढ़ने से पहले क्या नाम था, 1955 के अंदर इसको हम किस नाम से जानते थे, इसको हम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नेम से जानते थे। और जिसे किस में कन्वर्ट किया गया, इसको हम जानते थे इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में हमने इसको कन्वर्ट किया और वो क्या बना दिया, इसका नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम इसे जानते हैं। और जो रैंकिंग हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, रिसेंट रैंकिंग हुई थी बैंक्स की, तो 500 बैंक्स में से इसकी जो रैंकिंग थी वो क्या थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रैंकिंग थी 232 रैंक जो थी इसकी थी। तो ये हो गई हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। जो हमारा बजट होता है वो सबसे पहले जो प्रेजेंट किया जाता है कहाँ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा, थर्ड ऑप्शन है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है मीटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट। इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे पहले जो हमारा बजट है केंद्रीय बजट उसको जो पेश किया जाता है, अप्रूवल ली जाती है जहाँ से, वो है लोकसभा। जब तक लोकसभा बजट को अप्रूव नहीं कर देती तब तक हम जो है उसको जो है इम्प्लीमेंट जो है नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो बजट है वो लोकसभा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बजट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता है कि 1947 में हमने आज़ादी ली और उसके बाद सबसे पहला जो बजट है वो किसने जो है पेश किया। अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो षणमुख शेट्टी जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे 1947 में जिन्होंने क्या किया था, बजट को पेश किया था। और अगर हम बजट की बात करें तो सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था 1860 में पेश किया गया था। और ये किसने पेश किया था, ये पेश किया था जेम्स विलियमसन ने जो है बजट को पेश किया गया था। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। पहली बार बजट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने किया और उससे पहले किसने किया, ये वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमने इकट्ठी कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज। कि वो कीमत जिस पर सरकार क्या करती है, फूड ग्रेन जो खाद्य पदार्थ है वो खरीदती है ताकि जो उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो समाज में वो बांटती है, डिपो के थ्रू अलग अलग चीज़ों को लोगों तक पहुंचाती है, तो उस प्राइस को क्या बोला जाता है। जिस प्राइस पर गवर्नमेंट फूड ग्रेन को खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ए ऑप्शन है सीलिंग प्राइस, बी ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट प्राइस, सी ऑप्शन है मिनिमम प्राइस एंड डी ऑप्शन है इशू प्राइस। वो प्राइस जिस पर गवर्नमेंट फूड ग्रेन को खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करने के लिए वो कहलाता है हमारा प्रोक्योरमेंट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमें और पता होनी चाहिए। पहली बात कि मिनिमम प्राइस क्या होता है। मिनिमम स्पॉट प्राइस एक ऐसा प्राइस जो कि गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है जब आपने उस कमोडिटी को उगाया भी नहीं होता। जैसे वीट वगैरह में क्या होता है, मिनिमम स्पॉट प्राइस तय कर दिया जाता है ना, तो कि इस प्राइस पर गवर्नमेंट इस साल गेहूं खरीदेगी। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस वो प्राइस जो कि उस फसल का उसके उत्पादन से पहले ही क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, ये भी एक मिनिमम प्राइस होता है जो कि अपनी फसल का किसानों को मिलता है। लेकिन ये वाला जो प्राइस है वो कब डिसाइड किया जाता है, जब इसकी फसल कट गई होती है।
ठीक है। जो फसल कट जाती है उसके बाद जो प्राइस डिसाइड किया जाता है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं, और जो फसल के बोते टाइम ही डिसाइड कर दिया जाता है वो जो प्राइस मिलता है किसान को वो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा था कि गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उस प्राइस को हम प्रोक्योरमेंट प्राइस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर बाय सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य सरकार जो है साझा नहीं किया जाता। एक कर है जिसको वो आपस में नहीं साझा करते। ऑप्शन है सेल टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, नन ऑफ दिस। सेल टैक्स जो सेंट्रल सेल टैक्स है उसको जो है किसी तरह से आपस में जो है नहीं बांटा जाता। 272 एक आर्टिकल है, उसमें ये बताया जाता है कि किस किस टैक्स को बांटा जाएगा स्टेट के साथ। हर एक टैक्स की वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। 2-3 टैक्स जैसे सेंट्रल सेल टैक्स या 2-3 टैक्स के नेम और भी हैं, तो उन टैक्सेस को छोड़कर बाकी इनकम टैक्स जो डिफरेंट टैक्सेस होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है स्टेट के साथ एक अमाउंट में क्या कर दिया जाता है शेयर कर दिया जाता है। तो जिसको साझा नहीं किया जाता वो है सेल टैक्स। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मैनी ऑफ द वर्कर हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर एंड विच दे डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट दिस हैज कॉज। ये बोला गया है बहुत से वर्कर काम करने वालों लोगों ने इसलिए अपनी जॉब खो दी बिकॉज उन्हें ये नहीं पता कि कंप्यूटर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये किस तरह की बेरोजगारी है। फर्स्ट है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, सेकंड है वॉलेंट्री बेरोजगारी, थर्ड है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है अब क्या हो गया आपको स्टेटमेंट पढ़कर समझ आया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मतलब पहले कंप्यूटर यूज नहीं होते थे, अब कंप्यूटर यूज हुए, एक नया स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ये वाला किस तरह की बेरोजगारी होती है, ये वाली बेरोजगारी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूट फॉर द रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर। कि जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए किस कमेटी को जो है बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है नरसिम्हा कमेटी, सेकंड ऑप्शन है चलिया कमेटी, थर्ड ऑप्शन है गडगिल कमेटी एंड फोर्थ ऑप्शन है केलकर कमेटी। ऑप्शन नंबर जो बी है राजा चलिया कमेटी वो जो है उसको हम टैक्स रिफॉर्म कमेटी के नेम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या देखना है कि नरसिम्हा कमेटी का संबंध किससे है। नरसिम्हा कमेटी जो है बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है। अगर हम चलिया कमेटी की बात करें तो ये कमेटी हमने अभी बात की, ये टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड है। और गडगिल कमेटी क्या था कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो बैलेंस था उसको बनाकर चलते थे। इसे 1988 में बनाया गया था। केलकर जो कमेटी है वो किस पर बेस है, विजय एल केलकर ने इसको बनाया था, वो इसके हेड थे। और इनका जो मोटिव था पीपीपी मॉडल, जो आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखते हैं उसमें किस तरह से काम होना चाहिए, इसको देखने का काम किसका था, विजय एल केलकर का था। तो हमने इन चारों ऑप्शन से 4 कमेटीज के बारे में इंफॉर्मेशन समझी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड टू। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया कि नरसिम्हा राव की जो कमेटी है उसका जो संबंध है वो किससे है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है हाई एजुकेशनल रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म या प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन रिफॉर्म्स। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या पढ़ा, नरसिम्हा जो कमेटी है उसका जो रिलेशन है वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम करंटली इन इंडिया इज। जब हम इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं
तो इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है वो क्या है? फर्स्ट जो ऑप्शन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की अल्प बेरोजगारी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सेकंड ऑप्शन में बोला है इन्फ्लेशन, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या थर्ड ऑप्शन है नॉन मोनेटाइज कंजप्शन, कि आज भी लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु विनिमय को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉनेटरी वैल्यू हमें नहीं पता लग रही। या डी लो सेविंग, या लोगों के पास जो सेविंग है वो बहुत कम है, इस वजह से क्या हो रहा है, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे नेशनल इनकम को। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, कि कहीं ना कहीं आज भी हमारी जो इंडिया के अंदर एक पार्ट ऐसा है जो बहुत पुअर है, वो कहीं ना कहीं आज भी नॉन मोनेटाइज कंजप्शन करता है, मतलब कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ करता है, वस्तुओं के बदले वस्तुएं देता है। तो उस सिचुएशन में उनकी मॉनेटरी वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें नेशनल इनकम को अकाउंटिंग करने में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हु राइट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है ये बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी, ये किसने लिखी है? ऑप्शन में है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एम इसको मुझ मुंडम वैश्वर्या, एम से है मोझ मुंडम, एम के यहाँ फुल फॉर्म नहीं दी हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मोझ मुंडम वैश्वर्या। तो ये जो बुक है मोझ मुंडम वैश्वर्या ने लिखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय, अगर इकोनॉमी में कीमतें बढ़ रही हैं तो उसको कंट्रोल करने कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट है सरप्लस बजट, कि सरकार क्या करे, एक्सपेंडिचर कम करे, इनकम गवर्नमेंट ज़्यादा करे। अगर गवर्नमेंट अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाती है और एक्सपेंडिचर नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट नहीं कर रही। अब सरकार ही क्या नहीं कर रही, इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट नहीं करेगी, तो अपना बजट सरप्लस का रखेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, और ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो ज़्यादा डिमांड भी नहीं होगी और इन्फ्लेशन आएगा नहीं। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। इंक्रीज टैक्स, इंक्रीज टैक्स को इंक्रीज करना भी एक सही तरीका है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि लोगों के पास डिमांड करने के लिए इनकम ज़्यादा है और जो हमारे पास सप्लाई है वो कम है। अब लोगों से इनकम खींचने का अच्छा तरीका क्या है कि आप टैक्स को इंक्रीज कर दीजिए, तो इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये भी बात सही है कि सरकार जो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी पब्लिक चीज़ों पर लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए, अगर सरकार लोगों तक पैसा ना पहुंचाए तो भी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल रहेगा ही। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर, कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम इन सभी मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी फॉर अ कंट्री देन, कि अगर एक कंट्री में क्या हो रहा है, जीडीपी ज़्यादा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि देश की सीमा में जो उत्पादन बना वो ज़्यादा है, किससे, जीएनपी से, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी मान लो अगर हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, 500 करोड़ है, ठीक है, और जीएनपी कितनी है हमारी, 250 करोड़ है। तो ये वाली सिचुएशन क्या दिखाती है, अब देखिए जीडीपी में क्या आएगा, सिर्फ हमारी घरेलू सीमा में जो उत्पादन हुआ उसको शामिल करते हैं। जीएनपी में क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि विदेशों से जो हमने पैसा नेट में कलेक्ट किया उसको ऐड करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे देश में जो इनकम हो रही है वो ज़्यादा है, विदेशों से जो हमें इनकम होने के बाद मिलता है वो कम है। तो ये किसको दिखाएगा, नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड इज पॉजिटिव, कि जो विदेशों से हमने पैसा कमाया वो पॉजिटिव कमाया है। सेकंड ऑप्शन में है नेट फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड इज नेगेटिव, विदेशों से जो हमें पैसा मिल रहा है वो नेगेटिव है। या फिजिकल डेफिशिएट इज पॉजिटिव या फिजिकल डेफिशिएट इज नेगेटिव। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको इस डायग्राम में या इस इक्वेशन में ये दिख रहा है ना, हमारे देश के अंदर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, इनकम ज़्यादा हो रही है, विदेशों से जो हमें क्या, जीएनपी में क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं विदेशों से जो आय है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब हमारी विदेशों से जो आय है नेगेटिव में है, इसी वजह से तो हमारी जीडीपी ज़्यादा है और जीएनपी कम है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम
अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोज इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, ओनली मनी सप्लाई इज कंट्रोल, ओनली डेफिशिएट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट और नॉट इम्पोर्ट। अब हमें पता है क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है कि हमारा विदेशों से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। विदेशों का मतलब है ना तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं और ना ही हम इंपोर्ट करते हैं। विदेशों से नाइदर हम एक्सपोर्ट करते हैं और ना ही हम इंपोर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फोकस एरिया फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान। हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आया गया था उसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री पर, सेल्फ रिलायंस पर एंड रिमूवल पॉवर्टी पर। अब हमें पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसमें हमने कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस पर काफ़ी फोकस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? द फिलिप्स कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन। जो हमारा फिलिप्स कर्व है वो किसके बीच में रिलेशन दिखाता है? अब इसके ऑप्शन पढ़ने से भी अच्छा है कि हमें फिलिप्स कर्व के बारे में पता है कि एक तरफ क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, एक तरफ इन्फ्लेशन होती है, एक तरफ हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और इस तरह का आपका एक रिलेशनशिप जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ये वाला जो रिलेशन नेगेटिव रिलेशनशिप जो है दिखाता है। तो हमेशा हम क्या कहेंगे? फिलिप्स का शो द रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो उन्होंने दे ही रखा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में जो नेगेटिव रिलेशन को दिखाएगा वही हमारा फिलिप्स कर्व कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इन अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कि अगर टैक्स रेट कैसी है? रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स रेट होती है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। रिग्रेसिव टैक्स रेट क्या है? कि आपकी इनकम के बढ़ने पर टैक्स की जो इंक्रीज करने की जो रेट है ना, इनकम के बढ़ने पर टैक्स की इंक्रीज करने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब देखिए, द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है जैसे ही इनकम इंक्रीज कर जाए वैसे ही टैक्स को बढ़ा दो, तो ये तो होता है प्रोग्रेसिव। सेकंड ऑप्शन देखिए, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज। जैसे ही इनकम बढ़े वैसे ही क्या हो जाए? टैक्स की जो रेट है वो क्या हो जाए? घट जाती है या डिक्रीज कर जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द पैटर्न ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय। कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ पर उत्पादन को अगर आपको डिसाइड करना है तो कैसे आप करोगे? ऑप्शन में बोला है बाय द डिमांड एंड सप्लाई पावर्स से, या बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय एक अथॉरिटी डिसाइड करेगी, या फिर बाय द डिसीजन ऑफ ओनर ऑफ द फर्म। ओनर जो बनाना चाहे वो बना सकती है या उसका जो डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ द सोसाइटी, या समाज में किस तरह का जो कस्टम है वो यूज़ किया जाता है या अपनाया जाता है उसके हिसाब से। अब आपको पता है कैपिटलिस्ट का मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो ये देखते हैं कि डिमांड जो है इकोनॉमी में क्या चल रही है और हमें क्या सप्लाई करनी है, उन दोनों का इंटरेक्शन के हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेंट्रल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जगह बोला जाता कि मिक्स इकोनॉमी है, तो मिक्स इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई पावर्स और डिफरेंट चीज़ें भी मैटर करती, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बाय डिमांड एंड सप्लाई पावर इज द राइट आंसर फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर आज हमारे 76 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे 24 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।